चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। लास्ट वीडियो हमने किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर। नाउ वी हैव मूव टू रेशियो एनालिसिस। तो सर ये बताओ कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अरे नाम ही तो बता रहा है कि मतलब क्या होता है रेशियो। सर रेशियो मतलब, अरे रेशियो मतलब मान लो आपके घर में दूध लेते हो आप, ठीक है। एक दूधिया बोलते हैं कि सर मेरा जो दूध है वो है 60 रुपए किलो, ठीक है। दूसरा बोलता है सर मेरा है 80 रुपए किलो। तीसरा बोलता है सर मेरा है 100 रुपए किलो। अरे ऐसा क्यों? अब आप बताओ। सर पक्का 60 रुपए वाले ने पानी मिलाया होगा। मैंने कहा अच्छा, कितना पानी मिलाया होगा? तुमने बोला सर उसने पक्का 30% पानी मिलाया होगा और 70% दूध रखा होगा। मतलब हम रेशियो देख रहे हैं किसकी? वाटर की एंड मिल्क की, ठीक है। सर 80 रुपए वाले ने 20% पानी मिलाया होगा और 80% उसने क्या किया होगा? दूध मिलाया होगा। सर 100 रुपए वाले ने या तो पूरा का पूरा दूध ही रखा होगा, उसने 0% पानी मिलाया होगा। तो देखो रेशियो बच्चे क्या होता है, कोई भी दो चीजें, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी दो चीजें, एक चीज का कभी रेशियो एनालिसिस नहीं होगा। कोई भी दो चीजें जिसको हम कंपेयर करेंगे फॉर डूइंग सम एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कोई भी रिजल्ट्स को निकालने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम रेशियो को कंपैरिजन करेंगे, रेशियोज का कंपैरिजन करेंगे, कोई भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे एंड हम कुछ एनालिसिस जानेंगे उसके ऊपर। सर समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो? अरे बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अकाउंट्स की भाषा में बात करूं तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। सर ये रेशियो एनालिसिस आया कहाँ से? देखो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट? ये सब चीजें थी हमारे वहां पे। उसको एनालाइज करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड परसेंटेज, बट ये क्लास +2 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है सर। अब सर रेशियो एनालिसिस को अच्छे से बताओ कि क्या होता है। अब देखो बच्चे, मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन पर लेकर आऊं तो देखिए, इज अ टूल और टेक्निक, मैंने आपको बताया टेक्निक है, टू एनालाइज दी एंड इंटरप्रेट दी arithmetical relationship between two related variables of the financial statement। ये तो मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो टूल है, बट उसमें खासियत क्या है बच्चे की? वो अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में कि अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, राइट? तो अगर हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो भी कैसी ट्रांजैक्शंस का ही करेंगे? अर्थमेटिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ही तो करेंगे। मतलब सर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रेशियो एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं करेंगे और ना ही वो हो सकता। ये मैंडेटरी है कि वो मैथमेटिकल फॉर्म या न्यूमेरिकल फॉर्म में वो फिगर होनी चाहिए। सर किसी भी दो चीजों का रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि राम यार ये बताओ, आपकी जो पॉकेट मनी है, आपकी जो पॉकेट मनी है उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या रिलेशन है कि आपके कितने दोस्त हैं। अगर मैं चेक करूं कि जब राम के 10 दोस्त थे तो उसकी पॉकेट मनी घर से 100 रुपए मिलती थी। जब उसके 20 दोस्त हुए तो उसकी पॉकेट मनी उसको 120 रुपए मिलती थी। जब उसके 30 दोस्त हुए तो उसकी पॉकेट मनी उसको 150 रुपए मिलती थी। आप बोलोगे सर राम के दोस्त बढ़ते जा रहे हैं और उसकी पॉकेट मनी बढ़ती जा रही है। अरे नहीं भाई नहीं, ये तो वैसे ही रिजल्ट आ गया। ये एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस का कि अगर आप कोई भी दो अनरिलेटेड चीजों को कंपेयर करोगे तो वो कई बार बेफालतू के रिजल्ट्स आपको दे देगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है कि आप ये जो दो वेरिएबल्स पिक करोगे, अभी बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होता है, कोई भी दो चीजें पिक करोगे वो आपस में को रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब उनका आपस में कुछ लेन देन होना चाहिए, तभी उस रेशियो का फायदा होगा, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बट ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ जाननी ज़रूरी है। ये आपने वर्ड सुना होगा पक्का स्टैटिस्टिक्स में, बट आपको इस वर्ड से डर लगता होगा कि पता नहीं सर क्या क्या चलता है उसमें, तो हमें नहीं पता। आप सिंपल भाषा में बताओ वेरिएबल क्या होता है। अरे बहुत इजी है। वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो वेरी करे। अरे वेरी सर, वेरी मतलब जो चेंज हो। चेंज मतलब जो फिक्स्ड ना हो। सर कुछ एग्जांपल बताओगे? अरे आपके आसपास देखो, आसपास देखो, बाहर का आपका रूम का टेम्परेचर, क्या वो फिक्स है? नहीं सर, वो तो चेंज हो रहा है। तो वो क्या हुआ? वेरिएबल। अरे हाँ, वेरिएबल हुआ। और बताओ सर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर, अगर मुझे बुखार हो जाए तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो क्या वो वेरिएबल है? हाँ जी सर, वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी पॉकेट मनी फिक्स रहती है? नहीं सर, वो भी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। तो वेरिएबल हुई? हाँ जी सर, वो भी वेरिएबल हुई। आपके आसपास कोई दो और एग्जांपल दो जो वेरिएबल हो। सर अगर मैं अपने स्लीपिंग आवर्स को देखूं कि मैं कितने घंटे सोता हूं, सर मैं डेली डेली अलग अलग टाइम सोता हूं, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे। तो वो वेरिएबल हुआ। हाँ जी सर, वेरिएबल हुआ। और बताओ सर मेरी हार्ट बीट, सर वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, और कभी किसी रेट से, कभी किसी रेट से, क्या वो वेरिएबल है? अरे सर हाँ, वो भी तो वेरिएबल है। बच्चे, वेरिएबल मीन्स कोई भी चीज जो बदलती रहती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड की। फिक्स्ड मतलब जो बदलता नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सन, क्या सन वेरिएबल है? अरे हाँ, सन भी वेरिएबल है सर, पोजीशन बदलता है ना अपनी। तो फिक्स्ड क्या है? मेरे पीछे आपको एक वॉल नजर आ रही होगी, क्या वो वेरिएबल है? सर वॉल तो फिक्स्ड है सर, वो तो नहीं जाएगी कहीं भी, वो भी ऐसे रहेगी। यस बच्चे, वो फिक्स्ड है। तो ऐसी कोई भी चीज जो ना बदले कभी भी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड। और वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बदलने वाली है। हम रेशियो एनालिसिस में दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं कि उनकी वैल्यू बदलती रहती है, तभी हम उनको कंपेयर करेंगे, फिक्स चीजों को कंपेयर नहीं करेंगे। अब बात आते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पे। सर अभी तो आपने बताया रेशियोज क्या होता है, तो अकाउंटिंग रेशियोज भी वही होता होगा। अरे बिल्कुल सही, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। रेशियोज जैसे हमने अभी कंपेयर किया वाटर और मिल्क, वो भी वेरिएबल थे। देखो वाटर भी बदलता है, मिल्क भी बदलता है, उनको कंपेयर कर दिया। ये तो बच्चे नॉर्मल लाइफ में था। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग के वेरिएबल्स को ही मेजर करते हैं, इसीलिए उनको बोल देते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। मतलब जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो कहाँ से लेंगे? वो अकाउंट्स में से लेंगे। सर एग्जांपल एग्जांपल बच्चे, एक कंपनी की सेल्स बदलती है। हाँ जी बदलती है। तो एक कंपनी का प्रॉफिट भी बदलता होगा। हाँ जी सर बदलता है। अगर हम सेल्स को भी ले लें और प्रॉफिट को भी ले लें और इनको आपस में कंपेयर करें, तो उसको बोल देंगे अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। सर ये कौन सी रेशियो निकाली आपने? अरे बच्चे, ये मैंने निकाली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मतलब हम इन रेशियो से जान पाएंगे कि अगर कंपनी की सेल्स, मान लो सेल्स 10 लाख थी और उसका प्रॉफिट 1 लाख था, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? सर 10%। देखा, मैंने बोला ना, रेशियो एनालिसिस का फायदा क्या होगा कि आप उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। अगले साल कंपनी का प्रॉफिट 20 लाख हुआ, सेल्स 20 लाख हुई और प्रॉफिट हुआ 4 लाख, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज में निकला? सर ये तो आपका आ गया 20%। सर डबल हो गया प्रॉफिट। ये आपने कैसे बताया कि डबल हुआ? सर पिछले साल 10 था, इस साल 20, हमने उनको कंपेयर कर लिया, इसलिए हमें पता लग गया कि प्रॉफिट क्या हुआ, डबल। और ये निकाला कैसे? सर रेशियो एनालिसिस से। इसीलिए रेशियो एनालिसिस किस लिए काम आएगा? कोई भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ताकि हम अच्छे रिजल्ट्स ले सके। ठीक है जी। सर इनकी जो अकाउंटिंग रेशियोज है, ये किसके काम आएंगी? ये हम कर क्यों रहे हैं सर? ये हमें क्या लेना देना इससे? अरे बिल्कुल सही बात, ये तो जानना बहुत जरूरी है। बच्चे, जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है
तो उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनसे पैसा लेती है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं शेयर को परचेज कर लेना, कि इन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज कर लिया। ये आराम से बाद में बताऊंगा, बस सिंपल समझो कि लोगों ने पैसा कंपनी में लगाना है तो इन्वेस्ट करना है। अब लोगों का पैसा है तो हम उनको इन्वेस्टर बोल रहे हैं। अब इन्वेस्टर के सामने मान लो, इन्वेस्टर के पास, आप मान लो इन्वेस्टर हो, आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन सी कंपनी में लगाओगे? सर मैं तो रिलायंस में लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सर नहीं नहीं सर, मैं टाटा में लगाऊंगा। अरे सर मैं तो एमआरएफ में लगाऊंगा सर। अरे इतनी सारी कंपनी अलग अलग। चलो आप पहले ये देखोगे कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, मैं उसमें लगाऊंगा पैसा। तो मैं इन तीनों को कंपेयर करूंगा, इन तीनों कंपनीज को, डिपेंडिंग ऑन सम रेशियोज। मान लो मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख रहा हूं, मैं कहता हूं आप ये बताओ कि साहब जो प्रॉफिट है वो रिलायंस ने पिछले साल कितना कमाया? वो बोलते हैं रेशियो निकाल के कि सर 20% कमाया अपनी सेल्स का। टाटा ने कितना कमाया? टाटा ने सर 15% कमाया। और एमआरएफ ने सर उसने 18% कमाया। अब आप बताओ किस में इन्वेस्ट करोगे? सर रिलायंस का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो इस रेशियोज के बेसिस पे मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, समझो मेरी बात को, आप इन्वेस्टर थे, आपने रेशियोज की इंफॉर्मेशन को यूज किया और आप डिसीजन ले पाए कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो। आपने कहा आप रिलायंस में लगाओगे, तो ये इंफॉर्मेशन कौन यूज करेगा? सर इन्वेस्टर। अरे हाँ, इन्वेस्टर यूज करेगा। किसके लिए? सर पैसा लगाने के लिए। अरे बिल्कुल सही बोले, ये उन्हीं के काम आएगी और वो लोग इसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है सर ये रेशियोज कितने तरह में निकाल सकते हैं हम? बच्चे 4 तरीके से रेशियोज निकाल सकते हो। या तो आप प्योर रेशियो निकाल सकते हो। प्योर रेशियो मतलब कि सिंपल आपने फिगर्स को लिया और डिवाइड कर दिया, उसको किसी परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने। या फिर आप परसेंटेज में निकाल सकते हो। अच्छा प्योर रेशियो कैसे? मैंने बोला कि आपकी जो है, आपके फ्रेंड की इनकम थी 100 रुपये और आपकी इनकम थी 50 रुपये, तो रेशो कितना हुआ? सर ये हुआ 2:1। बिल्कुल सही बात, इसको बोलते हैं प्योर रेशो। परसेंटेज, मैंने कहा आपके फ्रेंड की इनकम 100 रुपये थी, आपकी 50 थी, इसको परसेंटेज में निकालो तो इंटू 100 कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हुआ? 200%। मतलब आपके फ्रेंड की इनकम आपसे कितनी है? 2 गुना है, दैट इज 200% है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। कुछ टाइम्स में निकाल देंगे कि कितने टाइम्स आ रही है। 2 टाइम्स आ रही है, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रही है आपके फ्रेंड की इनकम आपकी इनकम से। और फ्रैक्शन मतलब कि 2/1, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। सर ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, एक ही में क्यों नहीं निकाल रहे? बच्चे इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, इंफॉर्मेशन रिजल्ट सेम ही रहेंगे। इट्स जस्ट कि किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो परसेंटेज में बेटर रिजल्ट शो करती है, कोई इंफॉर्मेशन टाइम्स में बेटर रिजल्ट शो करती है, कोई इंफॉर्मेशन प्योर रेशो में समझनी इजी होती है, कोई इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में समझनी इजी होती है। तो जो इंफॉर्मेशन जैसे समझनी इजी होती है हम उसको वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, इसका हमें आगे जाके आप बताना अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। सर आप ये बताओ कितने टाइप्स की अकाउंटिंग रेशियोज होती हैं? बच्चे आपके सामने लिखा है 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज। सर 4 टाइप की कैसे सर बताओगे? पहली होती है लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरी एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज और फोर्थ होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सर ये इतनी सारी रेशियो, सर हम क्या करेंगे इनका? और ये अलग अलग क्यों डिवाइड कर दिया आपने? बच्चे जिस हमारा जो मोटिव था उस मोटिव के हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर दिया है। सर इसका मतलब अगर हमें जानना था कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, ये मैं बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है, तो जितनी भी चीजें, जितनी भी रेशियोज, मान लो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 रेशियोज लिक्विडिटी को कंपेयर कर रही थी, मुझे बता रही थी कि लिक्विडिटी कितनी है, मैंने उनको किस बॉक्स में डाल दिया? लिक्विडिटी रेशियोज के बॉक्स में डाल दिया।
अगर मुझे जानना था कि सॉल्वेंसी कितनी है, कैसी है कंपनी की, और अगर 1 2 3 4 5 6 रेशोज मुझे बता पा रही थी कि कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, तो मैंने उनको सॉल्वेंसी वाले बॉक्स में डाल दिया। सेम ही मैंने एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के डब्बे में कुछ रेशोज को डाल दिया जो मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है सर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो से। ठीक है सर, आराम आराम से पढ़ाना सर, अच्छे से। मैंने कहा बच्चे आराम आराम से, सब कुछ समझ आएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है सर हमें इस चैप्टर से डर लगता है। अरे आपको आप इसको याद करते होगे तभी डर लगता होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद फॉर्मूला बनाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है याद करने की। अभी देखना, सबसे इजी चैप्टर तो मुझे रेशोज ही लगता है। ठीक है सर, बताओ कैसे फिर लिक्विडिटी रेशो। सर लिक्विडिटी क्या होता है? अभी हमने दूध की बात करी, क्या दूध एक लिक्विड आइटम है? लिक्विड मतलब तरलता। तरलता समझते हो कि कितना लिक्विड है? हाँ जी सर, लिक्विड आइटम है। क्या वाटर एक लिक्विड आइटम है? हाँ जी सर, लिक्विड आइटम है। क्या ये पेन एक लिक्विड आइटम है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, पेन एक लिक्विड आइटम कैसे हो सकती है? नहीं है सर, ये लिक्विड आइटम नहीं है। ओके फाइन। अच्छा ये बताओ, क्या जूस एक लिक्विड आइटम है? हाँ जी सर, लिक्विड आइटम है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी लिक्विड आइटम को बहने दोगे तो वो उसी चीज का रूप ले लेगी। जैसे कि अगर आप जूस को एक बॉटल में डालो तो जूस बॉटल की शेप ले लेगा। अगर आप उसको ग्लास में डालो तो ग्लास पे, अगर आप फर्श पे डाल दोगे तो वो बिखर जाएगा। कितना लिक्विड है। सर कंपनी से कैसे रिलेट कर रहा है, आप हमको ये बताओ। इसकी कंपनी से ऐसे रिलेट कर रहा है बच्चे, ऐसी जो भी रेशोज जो हमको बताएगी कि कंपनी कितनी लिक्विड है। लिक्विड का मतलब यहाँ पे कैश से हो रहा है। देखो एक कंपनी को हमेशा हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात सर। तो कंपनी को दो तरीकों की उधारी देनी पड़ती है वापस। एक जो इसी साल के अंदर देनी है, एक जो आने वाले टाइम में देनी है। मतलब एक उनको करंट लायबिलिटीज को पे करना है, एक उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करना है। मतलब सर करंट लायबिलिटीज मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर है। ओके सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब जो 12 महीने से ऊपर है, जो उसके बाद आएंगी। अगर मैंने एक बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए तो वो कहाँ पे आएगी, करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म? सर 12 महीने से कम है तो करंट में आएगी। अगर मैंने लोन लिया 5 साल के लिए, सर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में आएंगी। बिल्कुल सही। हम लिक्विडिटी से ये जानना चाहते हैं एक फर्म की एबिलिटी, कितनी काबिलियत है उसकी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, कि उन्होंने एक साल में जिस को भी पैसा देना है वो कितनी सक्षम है उनको पे करने में, कितनी कैपेबल है उनको पे करने में। अगर तो वो उनको बहुत इजीली पे कर सकती है, हम बोल देंगे कंपनी की जो है लिक्विडिटी रेशियो क्या है, बहुत अच्छी है। कंपनी इज इन गुड लिक्विड पोजीशन। बट अगर वो पे करने की उनके पास काबिलियत नहीं है तो हम बोल देंगे कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, लो है। सर थोड़ा और अच्छे से बताओ, देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे आपको। अच्छा पहली बात तो मैंने यहाँ बोला 12 मंथ्स। पहले हम समझ लें कि ये करंट लायबिलिटीज होती क्या है। ये हमने बोला ना टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो हम समझते हैं करंट असेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। ठीक है सर, करंट असेट्स होती हैं मींस वो सारी असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेक्टेड कन्वर्ट हुई नहीं है, एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन द 12 मंथ्स, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। करंट एसेट्स मतलब ऐसी कोई भी एसेट्स जिसको हम बेचकर कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, बहुत इजी था। मतलब सर एग्जांपल
एग्जाम्पल ये मैंने बेचने के लिए रखी हुई है। मान लो कि मैंने अपने गोदाम में स्टॉक रखा हुआ, अपने गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा है। हाँ जी सर, एक कस्टमर आया और उसने बाय कर लिया और वो मुझे पैसे दे गया, तो स्टॉक क्या हुआ, करंट असेट हुआ। सर आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया 1 साल के अंदर अंदर। बिल्कुल सर, वो करंट असेट हुआ विद इन 12 months। ओके सर, करंट लायबिलिटी क्या हुआ सर? सर इसका उल्टा होता होगा ना वो तो। मैंने कहा आप बताओ मुझे क्या होता है। सर देखो, ऐसी कोई भी जो उधारी है, ऐसी कोई भी लायबिलिटीज, कोई भी उधारी जो एक्सपेक्टेड है कंपनी को कि उनको पे करना है विद इन 12 months और विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस, वो क्या आएगी, करंट लायबिलिटीज। मैंने कहा एग्जांपल दो। एग्जांपल सर ऐसा मान लो हमने गुड्स को परचेज किया किसी से और उसको बोला कि हम आपके पैसे 2 महीने में दे देंगे, हमारी उधारी है। मैंने कहा ठीक है सर, 2 महीने बाद हम उनको पे कर देंगे। मैंने कहा कर देंगे। और सर मतलब ये 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। अरे मैंने कहा आप तो बहुत होशियार हो, आप तो समझ गए हो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हमने बोला ना अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल देखो क्या होता है। Operating cycle refers to the purchase of raw material, its conversion into finished goods, selling them, converting them into cash and cash equivalent। सर इसका मतलब मैंने इस ग्राफ में आपको समझाया हुआ है। सर देखो ध्यान से। अच्छा बेटे, ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस की, जो मेरा मेन काम है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं पेन बेचता हूं तो मेरा मेन काम क्या है, पेन को बनाना, उसको बेचना। अगर मान लो मैं कार बेचता हूं तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी कि मैंने कैश से रॉ मटेरियल परचेज किया, सारा आयरन लोहा जो भी चीजें थी परचेज करी मैंने, उससे मैंने कार बनाई, कार बनाने के बाद उसको बेच दी और मेरे पैसे वापस आ गए। इसमें जितना टाइम लगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सही ध्यान से देखो, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं बच्चे, ये 4 स्टेप्स आए इसमें। प्रोड्यूस गुड्स और सेल द सर्विसेज। मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किया, कार प्रोड्यूस करी, मैंने कार को मार्केट में बेच दी, कुछ को मैं कैश पे बेचूंगा, कुछ को मैं उधार पे बेचूंगा। फिर वहां से क्या हुआ, मेरी पेमेंट आ गई वापस। ठीक है, और फिर से मैंने क्या किया, फिर क्या होगा, फिर साइकिल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बच्चे ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा आ गया तो मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं फिर से रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, फिर से कन्वर्ट करूंगा गाड़ियों में, फिर से बेचूंगा, फिर से पैसा आएगा, फिर से मैं दोबारा रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, तो ये चलता रहेगा। और ऑपरेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो मेरा मेन काम है, यही तो मेरा मेन ऑपरेशन है मेरा बिजनेस का, इसीलिए बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं बच्चे, ये एक टाइम पीरियड है जिसमें हम क्या करते हैं, कैश से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सेल करते हैं, पैसा फिर वापस आता है। ये जो पूरा टाइम पीरियड लगा इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसलिए करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, या तो हम 12 मंथ्स मान लेते हैं उसको, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है सर। अब दोबारा आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पे। अभी तक मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। कैश मतलब कि हमने बोला कि हम पढ़ेंगे रेशियोज। रेशियो मतलब कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन, बट हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ेंगे काउंटिंग रेशियोज, मतलब अकाउंटिंग की कोई भी दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन। वेरिएबल्स मतलब कोई भी चीज बदल सकती है, मतलब फिक्स चीज हम इसमें नहीं लेंगे। फिर से मैंने बोला कि हमें वही दो चीजें लेनी है जो आपस में कोरिलेटेड हो। अगर वो आपस में रिलेटेड नहीं है तो ऐसी रेशो का कोई फायदा नहीं होगा। चार तरीके में हम इसको मेजर कर सकते हैं, प्योर रेशो, परसेंटेज, राइट। उसके बाद हमने देखा कि इसको हम फ्रैक्शन में कंपेयर कर सकते हैं और हम टाइम्स में कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि करंट रेशो क्या होती है, करंट रेशो पे हम आएंगे। फिर हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। लिक्विडिटी पढ़ा उससे पहले। लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी है, मतलब कि जितनी भी उसको 12 महीने के अंदर अपने लोन उधारी देनी है, वो कितना अच्छे तरीके से वो पे कर सकती है। अगर वो आराम से पे कर सकती है तो उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, अगर आराम से नहीं पे कर सकती है तो उसकी लिक्विडिटी लो है।
हमने देखा दो चीजें आती है इसमें, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब ऐसी कोई भी एसेट्स जो 12 महीने में कंपनी को लगता है कि वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। और अगर ऐसी करंट लायबिलिटीज मतलब ऐसी कोई भी उधारी जो कंपनी को लगता है कि उसको 12 महीने पे करनी पड़ेगी, तो वो सारी किसमें आ जाती है, करंट लायबिलिटीज में। फिर हम आते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पे। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ऐसा टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें कि कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करे, उसको WIP में लेके जाए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, उसको बेचे मार्केट में, फिर वहां से पैसा वापस आए, ये पूरा जो टाइम पीरियड था इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रेट, बहुत अच्छे सर, रिवाइज भी करवा दिया आपने साथ साथ। ऐसे ही है बच्चे, बहुत ईजी है, देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं सर। अब बात आते हैं करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशोज पे। इसमें दो रेशोज आपके टॉपिक में आती है कर एज पर द CBSE क्लास +2 सिलेबस, करंट रेशो और क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, इन तीनों को एक ही नाम बोलते हैं। एक और रेशो भी आती है जिसको हम बोलते हैं कैश रेशो, उसका रीजन बताऊंगा, बट वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि और क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। तो स्टार्ट करते हैं करंट रेशो। सर इससे तो ऐसा लग रहा है करंट लग रहा हो सर। सर करंट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया करंट रेशो का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेशो में आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करने है, मैंने बोला नाम ही बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको लूं, अगर मैं आपको बोलूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं लैपटॉप, ठीक है लैपटॉप, तो आपको लैपटॉप से क्या समझ आ रहा है। सर लैपटॉप से मतलब कि वो पोर्टेबल डिवाइस होएगी, हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसको ओपन करेंगे, उसमें इंटरनेट चलेगा, उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। अगर मैं बोलूँ लैपटॉप, तो मोबाइल मोबाइल की फ़ोन तो आपके इमेज में नहीं, आपके दिमाग में नहीं आएगी ना, नहीं सर लैपटॉप की ही आएगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ बास्केटबॉल, सर बास्केटबॉल मतलब सर बास्केटबॉल अगर बोलोगे तो हमारे माइंड में आएगा कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल खेल रहा है और वो ग्राउंड में ऐसे उसको गोल कर रहा है। अगर मैंने बोला अगर मैं बास्केटबॉल बोलूंगा तो आपके माइंड में फुटबॉल रोनाल्डो तो नहीं आएगा। अरे नहीं सर बास्केटबॉल तो हम हाथ से खेलते हैं, फुटबॉल तो हम पैर से खेलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। अब यही बात ध्यान रखनी है, रेशो ही बताएगी कि उसके अंदर कौन कौन आएगा। आप नाम से ही समझ जाओगे कि उसमें क्या आने वाला है, और कोई अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं करनी है। मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो नाम होगा हम नाम नाम से पूछ लेंगे, हाँ भाई करंट रेशो आप ही बताओ आपके अंदर क्या क्या आता है, वो खुद ही बता देगा, वो खुद नाम देख के पता लग जाएगा। सर ये कैसे, देखते हैं ध्यान से। तो पहली रेशो आती है करंट रेशो। करंट रेशो मतलब क्या हुआ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई थी जो चीज हमने मिस कर दी थी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेशियोज की। तो हमने यहाँ थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने रेशियोज की, हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये देखो बच्चे, मैं इसको रेड में करूंगा, बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब जो हम वेरिएबल्स पिक करने वाले हैं बच्चे, वो वेरिएबल्स या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होंगे या फिर वो बैलेंस शीट से होंगे, बस इसके अलावा कहीं से भी नहीं होंगे। ठीक है सर, अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूं करंट रेशो। ये आ गया करंट रेशो। अब मुझे ये बताओ, आप अगर मैं आपकी बैलेंस शीट बनाऊं, अगर मैं आपकी बैलेंस शीट बनाते हो आप, बैलेंस शीट में यहां डालते हो आप लाइबिलिटीज, यहां डालते हो आप असेट्स, राइट। हाँ जी बिल्कुल सर। सर लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज, सर लाइबिलिटीज में हम डालते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मैंने कहा चलो ठीक है, और क्या डालते हो। सर लाइबिलिटी में हम इक्विटी डालते हैं। मैंने कहा ये भी तो लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल सही बात सर। और क्या डालते हो सर, और हम डालते हैं करंट लाइबिलिटीज। मैंने कहा मतलब ये लॉन्ग टर्म डाल दी आपने, ये आपने शॉर्ट टर्म डाल दी। मैंने कहा ठीक सर। असेट्स में क्या डालते हो, सर हम लॉन्ग टर्म असेट्स डालते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, जैसे कि सारी असेट्स, जैसे कि गुडविल वगैरह सब इसी में आ जाएगा। और क्या डालते हो सर, और हम डालते हैं करंट असेट्स। मैंने कहा क्या इससे बैलेंस शीट मैच हो जाती है, सर मैच हो जाती है, सब कुछ तो डाल दिया। मैंने कहा सही बात। नाम में क्या लिखा है, करंट। अब आप मुझे बताओ ये 1 2 3 4 इनमें करंट वाली कौन कौन से आइटम्स हैं। सर ये तो लॉन्ग टर्म है, ये करंट में नहीं आएगी।
सर ये भी लॉन्ग टर्म है, करंट में नहीं आएगी। सर करंट में जो चीज़ें आएंगी सर, एक तो वो है ये करंट लायबिलिटीज, सर एक तो वो है करंट लायबिलिटीज ये वाली, और आएगी करंट असेट्स ये वाली। मैंने कहा देखो नाम नहीं बताया ना आपको, आपने कुछ और किया। नहीं सर, देखो इसका फॉर्मूला क्या निकला बच्चे, इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्योंकि नाम में क्या लिखा था, नाम में लिखा था करंट, इसलिए हमने करंट वाली चीजों को रख लिया। तो करंट रेशियो का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर ये मतलब क्या है, ये बताती क्या है रेशियो, इसके हम निकाल क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, सब कुछ बताओ ना। अरे ध्यान से देखो, it shows the number of times current assets are compared to the current liabilities at a particular date। ऐसा क्यों लिखा है पर्टिकुलर डेट, सर बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, एक ही दिन पे बनती है। वो पोजीशन बताती है कि 31 मार्च पे हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। अगर हम उसकी आइटम्स को यूज कर रहे हैं, सर ये करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स बैलेंस शीट का ही तो पार्ट है, तो वो रेशो भी एक पर्टिकुलर डेट पे ही हमको पोजीशन बताएगी। अरे क्या बात है यार। ओके, व्हाट इट टेल्स, हाउ इजीली कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज व्हेन दे बिकम ड्यू यूजिंग इट्स करंट असेट्स। सर हम ये दो चीजें ही क्यों ले रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा। सर बैलेंस शीट में तो कैश भी तो पड़ा है, सर बैलेंस कैश तो है सर बैलेंस शीट में, सर हम एसेट्स भी तो बेच के इन लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, बट हम ये शॉर्ट टर्म वाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे नाम में बोला है करंट आपको शॉर्ट टर्म से ही लेना है। अब सर ध्यान से देखना बच्चे मेरी बात को, ये रेशो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं नॉर्मली ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हम उनको लॉन्ग टर्म असेट से ही पे ऑफ करेंगे, और जो करंट लायबिलिटीज हैं ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हम उनको करंट असेट से ही पे करेंगे। जब ऐसा एज्यूम किया जाता है, ये बिल्कुल सही एजम्पशन है। अब क्या, अब मैंने एक्चुअल में कोई असेट्स नहीं बेचनी है, अपनी करंट असेट सारी की सारी, राइट, बट मैं जानना चाहता हूं कि अगर अगर मैं अपनी सारी करंट एसेट्स को सेल आउट कर दूंगा, अगर वहां से पैसा वापस ले आऊंगा और वो पैसे से मैं अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पास कैश कम पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर ऐसा होगा तो कंपनी के पास कैश क्रंच है, कैश की कमी है, उसको कैश और चाहिए। तो यही हम जानना चाहते हैं करंट रेशो से। अगर तो वो सारी करंट एसेट्स को बेचकर, ऐसा मान लो कि करंट लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए, और सारी एसेट्स को बेचकर, करंट एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया वो आया 10 लाख रुपए, तो आप बताओ करंट रेशो क्या आई। सर करंट एसेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, ये तो आई सर 5, सर 5 आ गई। मतलब सर मेरे पास जितनी मेरी करंट लायबिलिटीज हैं उसका 5 गुना पैसा पड़ा है, मैं तो सर ऐसे पे कर दूंगा अपनी करंट लायबिलिटीज को, ऐसे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा एक और कंपनी है, उसकी करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख और उसकी करंट एसेट्स हैं 2 लाख, तो करंट रेशो क्या हुई, सर करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। सर एक का मतलब सर जो मैं सारा पैसा बेच के लाऊंगा उससे सारी करंट लायबिलिटीज को पे कर दूंगा, उसके बाद तो मेरे पास कोई कैश ही नहीं रहेगा। सर ये तो दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा अगर एक और कंपनी है उसकी करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, करंट एसेट्स 1 लाख है, तो करंट रेशो कितनी है, सर करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। सर ये तो आई सर 0.5, मतलब मेरी करंट एसेट को बेचकर मैं आधी ही लायबिलिटीज पे कर सकता हूँ। सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मुझे अपनी जो मेरी असेट्स हैं लॉन्ग टर्म वाली, मुझे उनको बेचना पड़ेगा सर, वहां से बेच के, सर मेरी मशीनरी बेचनी पड़ेगी मुझे, सर वहां से बेच के मुझे पैसा देना पड़ेगा ये, या मुझे और उधार लेना पड़ेगा सर इसी उधार को चुकाने के लिए। सर ये तो बहुत सर खराब कंडीशन है कंपनी की। देखा, आप समझ पा रहे हो ना कि एक इन्वेस्टर कैसे सोचता होगा।
एक इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता होगा कि कंपनी के पास कैश कितना है और कितना नहीं है। इसीलिए बच्चे करंट असेट्स यही बताती है आपको कि अगर आप सारी करंट असेट्स को बेच दोगे और उससे अपनी सारी करंट लायबिलिटीज पे करोगे तो उसके बाद भी कंपनी के पास कितना पैसा बच जाता है और कितनी वो लिक्विडिटी है या कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है। अच्छा ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला बताओ, मतलब सब कुछ दिया होगा क्या क्वेश्चन में कि करंट असेट्स ये है, करंट लायबिलिटीज है, हमको सिर्फ डिवाइड करना है सर, ऐसा करना है? बच्चे दिया होगा, सिर्फ आपको उन चीजों को जोड़ के रख देना है। कैसे सर? आपको क्या करेगा वो, बैलेंस शीट दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है? ये लायबिलिटीज दे देगा आपको, ये असेट्स दे देगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी आइटम्स दे देगा, यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स दे देगा। आपको देखना है भाई इसमें करंट वाली कौन सी है, उनको अलग कर लेना, इनमें जो करंट वाली लायबिलिटीज कौन सी है उनको अलग कर लेना, और करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइड कर देना। सर तो करंट असेट्स में आएगा क्या क्या ये तो हमें बताओ, और करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा ये भी तो बताओ, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, फिर मैंने आपके लिए टेबल बनाई है। करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? करंट असेट्स इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चे कैश तो है ही है, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश की तरह ही है, जैसे कि बैंक में बैलेंस हो गया, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, है ना, ये सब के ये कैश इक्विवेलेंट्स ही हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि अच्छा ये सर ये कैसे, मतलब हर चीज याद रखनी पड़ेगी? नहीं बच्चे, आप ये देखना कि क्या ये चीज को मैं 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो वो करंट असेट है, क्योंकि उसका मतलब ही वही है। अगर नहीं करता तो करंट असेट नहीं है। एक्रूड इनकम्स, ऐसे इनकम जो सर मैंने कमा तो ली है सर अभी मुझे मिलनी बाकी है, मतलब मैंने काम तो कर लिया उसके लिए, बट मुझे मिलनी बाकी है सर अभी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोगों ने सर कुछ पैसे, सर मेरे दोस्त ने कुछ पैसे लिए थे, 1000 रुपये बोल रहा था 2 महीने में दे दूंगा। तो वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, क्या वो 12 महीने में आ जाएंगे? 12 महीने में कैश में आ जाएंगे सर। ये तुम्हारी जो तुम्हें सैलरी मिली नहीं है, तुम्हें सर इनकम मिली नहीं है तुम्हारी, 12 महीने में आ जाएगी। हाँ सर ये तो 15-20 दिन में आ जाएगी। तो ये करंट एसेट है? हाँ सर है। सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बताना एक बार दोबारा से। बच्चे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी है सिक्योरिटीज में, आज बेचो 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में, तो सर ये तो फिर कैश ही हुई सर। हाँ सर कैश जैसे ही तो हुई। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, इसका हमें फायदा मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि सर डेटर्स, डेटर्स कौन होता है सर? जिसको हमने अपना माल उधार पे बेचा, मतलब वहां से पैसा आने वाला है। सर कितना टाइम दिया? अरे उसको नॉर्मली हम 1 2 3 महीने देते हैं, मैक्सिमम 6 महीने देते हैं, इतने में पैसा आ जाता है। तो ये बताओ क्या इससे 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा? पैसा आ जाएगा सर। तो सर इसको हम, ये भी करंट असेट हुआ। बिल्स रिसीवेबल, सर ये भी वैसा ही तो है डेटर्स जैसा, बस हम ड्यू डेट आने पर बैंक में जाएंगे, बिल को देंगे और पैसा आ जाएगा। सर ये तो 3 महीने की बात है मैक्सिमम, या 4 महीने की बात है, उसमें पैसा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री। सर हमारा गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, और सर कुछ तो मेरा गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, कुछ हमारा सर बन रहा है माल, कुछ सर हमने सेल के लिए दुकान में लगाया हुआ है। अब ये बताओ क्या वो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? सर माल तो हमारा सर 3-4 महीने में बन जाएगा और 2-3 महीने में बिक जाएगा। तो सर इन्वेंट्री भी 12 महीने में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो भी हमारी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। बच्चे यही क्राइटेरिया आपको लगाना है कि क्या चीज़ करंट एसेट है, क्या चीज़ करंट एसेट नहीं है। अच्छा यहाँ पे 2 नोट्स दे रखे हैं, ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा। अब आती है बात करंट लायबिलिटीज की। आपको अगर लगता है कि ये उधारी हमें 12 महीने के अंदर पे करनी पड़ेगी तो वो करंट लायबिलिटीज है, नहीं तो नहीं है। देखते हैं चलो। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब मैंने कोई उधार लिया हुआ है, और मान लो कि मैंने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, और मैंने वो 10 साल में पे करना है। तो हर साल कितना पे करना है सर? हर साल आपको 1 लाख पे करना है, 1 लाख इसी साल पे करना है। तो इस साल जो मुझे 1 लाख पे करना है, क्या वो 12 महीने के अंदर पे करना है? हाँ सर 12 महीने के अंदर पे करना है। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो लंबा लोन लिया हुआ है उसका जो हिस्सा हमने इस साल में पे करना है, वो क्या बनता है? करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, सर मैंने बैंक से थोड़ा ज्यादा पैसा निकलवा लिया,
अरे सर ये कैसे, मेरे अकाउंट में तो 10,000 थे, मैंने 15,000 कैसे निकलवा लिया। अरे बच्चे, बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप ओवरड्राफ्ट जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा निकलवा सकते हो, बट आपको ये 30 डेज 35 डेज में वापस करना पड़ता है। तो क्या ये आपको 1 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा? अरे सर आपने तो बताया 30 डेज में वापस करना पड़ेगा, तो ये करंट लायबिलिटी तो हुआ। कैश क्रेडिट भी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल जाता है और आप उसको वापस करते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर मैंने सैलरी नहीं दी थी अपने एम्प्लॉय की, उसको सर अगले महीने सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये 12 महीने में देनी पड़ेगी, सर देनी पड़ेगी, तो ये क्या हुआ, करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स मतलब कि सर सर जो क्रेडिटर्स हैं सर, और सर बिल्स पेबल है सर जिससे हमने माल लिया था उधार पे और उनको मैंने बोला था 2 महीने पे कर दूंगा, सर उनको अभी पे करना पड़ेगा इस साल के अंदर, नहीं तो मेरी जान खा जाएंगे। सर बिल्स भी यही है सर, वो लोग लगा देंगे बिल्स को और मुझे पे करना पड़ेगा 2-3 महीने के अंदर, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी में ही आ गया। कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बच्चे मैंने जब शेयर इशू किए तो अपने एडवांस में कॉल्स को रिसीव कर लिया, कॉल्स मतलब पैसे को रिसीव कर लिया, अब वो ड्यू हो जाएंगी। अनक्लेम डिविडेंड ये हमें पे करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ये नोट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, नोट 1 एंड नोट 2। नोट 1 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो हमने करंट रेशो का मतलब पढ़ा था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि वो पैसे को वो असेट्स को हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे नोट की बात कर रहा हूँ, मान लो मेरे डेटर्स कितने हैं, 1 लाख हैं, ओके। उसमें से डाउटफुल कितने हैं, मुझे डाउट है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 20,000 डाउटफुल है, ठीक है। तो मैंने उसका प्रोविजन बना दिया, क्योंकि डाउटफुल थे वो, मैंने प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन मतलब मैंने पैसा उसमें से निकाल के रख लिया, अगर हुआ तो फिर उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। वो यही बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड। आप जब करंट एसेट्स कंसीडर करोगे तो उसमें 1 लाख नहीं करोगे, आप सिर्फ 80,000 करोगे, क्योंकि भाई मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि 80,000 ही मेरा पैसा देंगे, 20,000 को तो मुझे पहले शक हो रहा है। हमने तो लिक्विडिटी चेक करनी थी, वो कैसे करते हैं, करंट एसेट्स को बेचकर करंट लायबिलिटीज को पे करना। अगर इसको बेचेंगे, अगर खत्म करेंगे, तो मुझे तो 80,000 ही लगता है कि मेरे पास आएगा, 1 लाख तो मुझे डाउट हो रहा है, 20,000 पे मुझे शक हो रहा है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। तो इसीलिए हम जब करंट असेट्स लेंगे तो उसमें 20,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हम सिर्फ 80,000 को ही कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, इन्वेंट्री में अगर आपको लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स दिया हुआ है तो उसको नहीं लेंगे, क्यों सर, क्योंकि बच्चे इन्वेंट्री तो हम बेचने के लिए रखते हैं, बट लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स नट बोल्ट्स हो गए वो हम बेचने के लिए नहीं रखते हैं। जब वो बेचने के लिए ही नहीं रखते हैं तो वो करंट असेट्स में, मतलब जब बेचना ही नहीं है, हमारा एम क्या है कि करंट असेट्स को बेचकर करंट लायबिलिटीज कितनी पे कर सकते हैं, जब वो बेचने के लिए नहीं रखे हुए, वो तो सिर्फ ऑपरेशंस के लिए रखे हैं, तो उसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है सर, फाइन सर। तो समझ आ गया करंट असेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। हाँ जी सर। अब ये बताओ सर, अच्छी जो करंट रेशो है वो कौन सी होती है और बुरी करंट रेशो कौन सी होती है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाए। देखो बच्चे, आइडियल रेशो बोलते हैं 2:1। ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है, एक्चुअल में ये डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर अगर मेरी एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं बात करूं कि मान लो मैं डीएलएफ हूँ, डीएलएफ मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, तो मेरी करंट रेशो बहुत डिफरेंट होगी। अगर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री हूँ तो मेरी करंट रेशो बहुत डिफरेंट होगी। तो मैं अपनी इंडस्ट्री से कंपेयर करूंगा कि मैं कितना सही चल रहा हूँ। इंडस्ट्री मतलब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूँ तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की अदर कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपेयर करूंगी, उनकी कितनी और मेरी कितनी जा रही है। अगर मैं अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री हूँ तो मैं अपने अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूंगा कि उनकी कितनी जा रही है और मेरी कितनी जा रही है। बट नॉर्मली +2 क्लास में हम बुकिश लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये 2:1 को आइडियल माना जाता है, मतलब कि आपके पास 2 गुना करंट असेट्स हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, कि आप करंट लायबिलिटीज को 2 बार पे कर सकते हो।
हाई करंट रेशो मतलब क्या हुआ, देखो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल लेके चलते हैं ना, करंट असेट्स अगर 10 लाख थी, करंट लायबिलिटीज 5 लाख थी, तो ये आई 2:1। ठीक है, अगर करंट असेट्स 50 लैक्स थी, करंट लायबिलिटीज 5 लाख थी, तो ये आई 10:1। तो 10 बहुत ज्यादा हो गई। हाई करंट रेशो मींस गुड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। देखो ये वाली कंपनी, ये कंपनी ए थी, ये कंपनी बी थी। कंपनी बी अपनी करंट लायबिलिटी को 10 बार पे कर सकती है अपनी करंट एसेट से। अरे भाई बहुत पैसा पड़ा है इसके पास, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो ये बहुत अच्छी है। पर ध्यान से देखना, वेरी हाई करंट रेशो, आपको लग नहीं रहा कि ये सिर्फ 10 गुना ज्यादा ही नहीं हो गया कुछ सर? ये बिल्कुल सही बात। ऐसा क्यों सर? shows the inefficiency to use funds by the company। ये दिखाता है अगर बहुत हाई रेशियोज है तो मतलब कैश आपके पास बहुत ज्यादा पड़ा है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करी हुई है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं की। इसके रीजंस क्या क्या, देखो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। हाई स्टॉक इज देयर ड्यू टू पुअर सेल्स, इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका करंट जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। माइट भी रीजन कि वो बिक ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो करंट असेट्स बढ़ जाएंगी आपकी। हाई डेटर्स एज देयर ड्यू टू पुअर कलेक्शन पॉलिसी, आपकी जो डेटर्स हैं जिससे हमने पैसा लेना है बहुत ज्यादा है, आप उनसे कैश कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे कैश कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कैश एंड कैश बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडल, आपके बैंक में ऐसे ही 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपकी बात, आपने उसको बैंक में ही रखा हुआ है। अरे भाई कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, तुम 1 2 या 5 करोड़ रुपए अपने पास रख के बाकी 45 करोड़ को इन्वेस्ट करो ताकि तुम वहां से रिटर्न जनरेट कर सको। बट तुम्हारा पैसा ऐसे ही पड़ा है उसमें, तुमको पता ही नहीं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर वेरी हाई करंट रेशो है तो वो भी बुरी है, उस पर एक डाउट आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लो है करंट रेशो, अगर मैं बोलूं करंट असेट्स तो थी मेरी 2 लाख और करंट लायबिलिटीज भी थी 2 लाख, तो करंट रेशो क्या हुई 1:1, इसको बोलते हैं लो करंट रेशो। थ्रेट टू द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस, थ्रेट है, एक खतरा मंडरा आ गया कि पता नहीं आप अपना जो शॉर्ट टर्म लोन है वो पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इट इम्प्लाइज द कंपनी नीड्स टू यूज, हमने पहले डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट, आपको अपना लॉन्ग टर्म लोन पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत रिस्क वाली बात है, बहुत गलत बात है एक कंपनी के लिए। अच्छा करंट रेशो, अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन से गुड्स के लिए अच्छी है बच्चे? ये फास्ट मूविंग गुड्स के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो हमने इसमें सारी करंट एसेट्स को इंक्लूड किया है, मतलब कि सर देखो हमने इसमें स्टॉक को भी इंक्लूड किया है। अगर हमारी फास्ट मूविंग गुड्स हैं, मतलब जल्दी जल्दी बिक जाते हैं, और ये तभी तो इन्वेंट्री को हम बेच पाएंगे और करंट लायबिलिटीज पे कर पाएंगे ना। अगर स्लो मूविंग इंडस्ट्री है तो फिर तो ये बिकेगा ही नहीं हमारा, फिर तो दिक्कत है इसमें। इसीलिए करंट रेशो किसके लिए अच्छी है? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं। समझ आया? हाँ जी सर समझ आया, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे चलते हैं, दूसरी रेशो हमने डिस्कस की थी क्विक रेशो। क्विक को बोलते हैं लिक्विड भी बोल देते हैं, इसको एसिड टेस्ट भी, जब हम एसिड टेस्ट, अच्छा नाम है ना एसिड टेस्ट, ये क्यों रखा गया? जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो देखो दांत पे एकदम से ब्लास्ट होता है, एकदम से रिएक्शन निकल के आता है, मतलब क्विकली क्विकली। क्विक मतलब क्विक यार, फटाफट काम कर यार, तू जा फटाफट काम करके वापस आ जा, फटाफट, टाइम मत लगाइयो, टाइम मत लगाइयो। मतलब क्या, मैं यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ? मैं अपनी करंट असेट्स को बोल रहा हूँ, टाइम मत लगाइयो बिकने में, कैश में बिकने में टाइम मत लगाइयो, फटाफट बिक जा और कैश में कन्वर्ट हो जा, मुझे लायबिलिटीज को पे करना है अपनी। देखो ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी नीड क्या, अपने ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। नाम क्या बोल रहे हैं? क्विक रेशो, मतलब कि ऐसी एसेट्स जो क्विक है। ठीक है, हमने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज थी, एसेट्स थी, सब ये थी लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसको भी नहीं देखना है। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना,
अभी हमको करंट नहीं चाहिए, हमको तो क्विक चाहिए, हमको तो तेज बंदे चाहिए जो फटाफट काम करके वापस आ सके। ऐसी एसेट्स चाहिए जो फटाफट बिक जाए और टाइम मत लगाए बिकने में। तो ध्यान से देखो क्या होता है। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स क्विक एसेट्स आर कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर डेट, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, ठीक है। व्हाट इट टेल्स, हाउ इजीली, कितना आसानी से कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है व्हेन दे बिकम ड्यू यूजिंग इट्स क्विक और लिक्विड एसेट्स, दैट इज मोस्ट लिक्विड करंट एसेट्स। सर ये मतलब क्या है? आपने वहां बोला था करंट एसेट्स को 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है। अच्छा मैं मानता हूं सर ये मेरी करंट एसेट्स है, ठीक है सर, और ये 12 महीने में बिक जाती हैं, तो मैंने इनको करंट असेट बोल दिया था। अब क्विक का मतलब क्या हुआ? मैंने क्विक का मतलब बोला बच्चे इसमें से कुछ असेट्स होंगी, ये वाली क्विक असेट्स, ये है हमारी क्विक असेट्स, ये है टोटल है करंट असेट्स, ठीक है। अब क्विक असेट्स का मतलब बच्चे जो वेरी शॉर्ट टाइम लिक्विड असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज 90 डेज। भाई जो 90 दिन में ही बिक जाएंगी क्विकली, 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करोगे तो उसको क्विक मान रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं मान रहा हूं। करंट एसेट्स क्या था सर? वो तो 12 महीने था, ये कितने? तो सर 90 दिन है, 3 महीने के अंदर बेचनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर जब करंट रेशियो थी हमारे पास तो ये सब तामझाम की क्या जरूरत थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई ना, ये देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो बच्चे, अच्छा एक और बात, अच्छा सर ये बताओ इससे पहले कि क्विक असेट्स में क्या क्या आएगा? करंट असेट्स में तो आपने बता दिया कि सर ये वाली चीजें सारी आएंगी, आपने अच्छे से समझा दिया। क्विक असेट्स में क्या क्या आएगा? चलो वो पहले आपको समझा देता हूँ कि क्विक असेट्स में क्या क्या आएगा। मैंने बोला कि ऐसी कोई भी चीज असेट्स जो आप 90 दिन में 90 दिन में बेच सकते हो वो किस में आएगी? करंट असेट में। क्विक असेट्स में नहीं तो नहीं आएगी। क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट? वो तो आपकी जेब में ही है, वो तो आपकी जेब में ही है, कैश में ही है, उसमें तो कोई 90 दिन की क्या 90 सेकंड की जरूरत भी नहीं है। आपके पास ही कैश पड़ा है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, मैं अभी जाऊं 5 मिनट में निकाल के क्विकली ले आऊंगा, ये तो क्विक असेट है। बिल्कुल है सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर आप ही ने तो बताया कि अभी आप बेचो और 1 दिन में पैसा या 2 दिन पैसा आपकी जेब में, क्या 90 दिन से कम है? क्विक है सर, ये तो बहुत क्विक है सर, कमाल की बात है सर। एक्रूड इनकम्स, सर इनकम, सर मेरे को मेरी इनकम नहीं मिली है बट मिल जाएगी सर, इतने दिन तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं अपनी इनकम को, 90 दिन इतना दिन थोड़ी लटकाऊंगा सर मैं उसको। सर ये तो मैं 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 2 महीने में ये तो मुझे पैसा मिल ही जाएगा सर, ये भी क्विक में ही आता है सर, क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सर मैंने तो अब जितने भी लोन जो आपने 90 दिन से कम पे दिए होंगे, सर हाँ सर, हाँ सर, इतना लंबा तो हम लोन देते ही सर अपने बिजनेस में, सर नहीं तो लॉन्ग टर्म में भेज देते हैं उसको हम। सर ये तो सर मैंने राम को दिया था 15-20 दिन के लिए पैसे दिए थे, तो ये भी सर क्विकली आ जाएंगे, बहुत ट्रस्टेड बंदा है सर वो भी मेरा, पैसे आ जाएंगे सर, ये भी क्विक का सेट्स है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डेटर्स, जिनको माल बेचा था, अरे हाँ सर हम तो उनको उधारी सर सिर्फ 10-15 दिन के लिए देते हैं, मैक्सिमम 1.5 महीने के लिए, कोई बहुत पुराना हो कस्टमर तो उसको 2 महीने के लिए देते हैं सर, तो 3 महीने तो फिर भी बहुत ज्यादा है सर, इनके पैसे आ जाएंगे हमारे पास सर, ये भी क्विक एसेट्स में आप रख लो। सर बीआर को भी रख लो सर, ये भी मैक्सिमम 3 महीने का टाइम होता है, इसको रख लो सर, 3 महीने में आ जाएंगे पैसे, ये भी क्विक एसेट्स में आएंगे। मैंने कहा यार ठीक है। मैंने कहा इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री, सर स्टॉक, सर आपने बोला था कि कुछ माल हमारा गोदाम में पड़ा है, कुछ सर अभी मशीनरी में है और कुछ बिकने के लिए रेडी है। सर डाउट है सर, क्विक में सर थोड़ा टाइम लग सकता है सर इसमें थोड़ा सा। अभी तो पहली बात ये है आपको ये नहीं पता कि इन्वेंट्री इसमें है कौन सी, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, पहली बात तो ये नहीं पता। दूसरी बात, अब भाई अभी तो माल बनेगा, WIP में आएगा, फिनिश गुड्स, चलो माल बन भी गया, मैं कहता हूँ कि 3 महीने माल बन जाएगा, 2 महीने माल बन जाएगा, चलो क्या वो बिकेगा ही बिकेगा 15-20 दिन 1 महीने में? क्या पता ना बिके, ये तो डाउट है सर, ये तो डाउट वाली बात है। अगर सर फैशन चेंज हो गया तो क्या पता माल कितने साल तक पड़ा ही रहेगा मेरे पास, तो डाउट है सर, डाउट वाली बात है सर। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है
कि आपकी अच्छा आप में से जो बिजनेसमैन लोग होंगे, ज़रूर आपकी दुकान में ऐसा स्टॉक होगा जो बहुत सालों से बिका ही नहीं है। हाँ सर, ऐसा होता है सर, वो सर मुश्किल से सर लॉस पे निकालना पड़ता है कई बार तो। अब हम तो क्या ले रहे हैं, क्विक असेट्स। भाई ऐसी असेट्स जो 90 दिन में बिक ही जाएंगी। सर वो तो बहुत टाइम से पड़ा है, हमारे स्टॉक में ही दिखा रहे हैं। और सर ये तो मुश्किल वाली बात हो जाएगी सर हमारे लिए। सर हम एक काम करते हैं, हम इसको ना क्विक में नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं सर। सर अगर ना बिका तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी सर। इसके लिए तो हम ऐसा धोखा नहीं करेंगे हम कभी भी कि इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दें। ये तो पाप है अकाउंटिंग में। मैंने कहा ठीक है, इन्वेंट्री मतलब क्विक असेट्स नहीं है। सर ये आपने क्या लेस किया हुआ है सर, यहाँ पे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर इसको क्यों हटा रहे हो आप? अरे ये बताओ, अगर मैंने 2 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया तो मेरी असेट है, असेट है सर, प्रीपेड एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला था कि ऐसा कोई भी चीज जो 12 महीने, जो 3 महीने 90 दिन में कन्वर्ट होके कैश में आ जाए। अरे सर, सर ये तो सर आप तो रेंट, सर आप तो जगह यूज कर सकते हो, आपको थोड़ी ना पैसे मिलेंगे उसके। अरे जगह यूज करता, पैसे तो नहीं मिलेंगे तो मैं उसको क्विक असेट्स में क्यों ले रहा हूँ? मेरा मोटिव क्या था कि वो मेरी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये तो सर उल्टी डायरेक्शन में जा रही है सर, ये तो पैसे पूसे नहीं मिलेंगे सर आपको। आप सिर्फ वहां पे रह सकते हो, अपना रेंट कंज्यूम कर सकते हो, उस जगह को यूज कर सकते हो, पैसे पूसे नहीं मिलने वाले आपको। कैंट बी रियलाइज इन कैश। देखो ना, अब आपको क्या लगता है, क्विक रेशियो अच्छी है, करंट रेशियो अच्छी है? सर हमें लगता है करंट रेशियो ज्यादा बेटर है। क्यों बच्चे? सर ये ज्यादा एक अच्छा डिसीजन लेने को हेल्प कर रही है सर। मैंने कहा कैसे? सर आपने करंट रेशियो में प्रीपेड एक्सपेंसेस लिए थे, वो तो सर कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैंने कहा यही तो इन्वेस्टर ने बोला कि जब आप प्रीपेड एक्सपेंस को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते तो हटाओ इसको, तो हमने हटा दिया। दूसरा इन्वेस्टर बोला कि आपकी इन्वेंट्री तो कुछ तो बहुत टाइम से पड़ी है और जरूरी नहीं कि आप इसको भाई जल्दी से कन्वर्ट करके बेच पाओगे, आप ये धोखा कर रहे हो हमारे साथ। अब प्लीज आप इस धोखे को हटाओ यहाँ से, आप इस इन्वेंट्री को हटा दो। जरूरी नहीं है कि आपका माल बिके या ना बिके, बिके ही बिके। हमने हटा दिया। अब बताओ कि जो अब असेट्स बची हैं, क्विक असेट्स बची हैं, उसको अगर मैं बेच दूं तो अब कितने गुना अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हो। ये तो सर मस्त वाली रेशो है सर, ये तो मजा आ गया सर ये रेशो पढ़ के। करंट लायबिलिटीज में सारी चीजें सेम रहेंगी जो हमने करंट असेट्स में पढ़ी थी, सारी की सारी करंट लायबिलिटीज ही यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वही सेम नोट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, कि जो मुझे लगता है कि ये डाउटफुल है उसको तो पहले ही निकाल दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वो चीज लेना चाहता हूँ जिसको मैं 90 दिन में कन्वर्ट कर सकूं। मुझे तो लगता ही नहीं कि डाउटफुल है उनसे पैसा आएगा, तो मैं उसको निकाल दूंगा। इसीलिए बच्चे क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। सर ये तो सर मजा आ गया इस रेशो में तो। अब सर ये बता दो कि कितना लेवल का रेशो अच्छा होता है, कितना नहीं होता है। क्या ये भी सर ये भी 2:1 होना चाहिए? आप मुझे बताओ, क्या ये 2:1 होना चाहिए? क्या डबल होने चाहिए आपकी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज से? नहीं सर, आपने सर स्टॉक को हटा दिया ना सर, और आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हटा दिए, तो ऑब्वियसली मेरा करंट एसेट जो था वो गिर जाएगा ना, मतलब मेरा क्विक एसेट्स गिर जाएगा ना, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ लेस कर दिया। तो सर रेशो भी कम होनी चाहिए। तो रेशो क्या है बच्चे? रेशो है आइडियल रेशो 1:1। बट फिर से वही कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है, और उसमें कितना रिस्क है उस इंडस्ट्री में, ये उस पर डिपेंड करता है। सर अब फटाफट ये बता दो कि हाई क्विक रेशो का क्या मतलब है, लो क्विक रेशो का क्या मतलब है। हाई क्विक रेशो का मतलब है बच्चे, आपके पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी है कंपनी के पास। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कंपनी की क्विक असेट्स 2 लाख है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो क्विक रेशो क्या हुई सर? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सर 2:1 हुई। आइडियल कितनी थी? 1:1। हमारी कितनी है सर? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम क्विक असेट से ही बेच के 2 गुना पे कर पा रहे हैं। अगर हम इसमें स्टॉक को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी हो जाएगी ना सर। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं वैसे इंक्लूड, बट अगर मतलब क्विक असेट से हमारे पास 2 गुना पड़ी है अपनी करंट ला, सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर क्विक रेशियो बहुत हाई हो जाए सर, ये तो गलत बात है सर। क्यों? क्योंकि सर वो शो करेगा कि कंपनी अपने पैसे को यूज ही नहीं कर पा रही है, उसके पास कैश ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है,
वो उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, बेफालतू में कदर ही नहीं है कंपनी को पैसे की। इसका रीजन क्या हो सकता है सर? ये नोट में रीजन लिखा है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहली बात, हाई डेटर्स, बच्चे हाई डेटर्स हाई है उसके, और आपकी कलेक्शन पॉलिसी है वो पुअर है, आप उनसे ढंग से पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। डेटर्स तो हम ले ही रहे हैं ना इसमें, आप उनसे पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, कैश और बैंक का बैलेंस जो है ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है बैंक में बिना किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है सर। और सर अगर लो है तो क्या होगा सर? अगर बच्चे लो क्विक रेशियो है तो क्या होगा? इसका मतलब देयर इज अ थ्रेट टू द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस के पास इतनी क्विक असेट्स भी नहीं है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती हैं। ये उसके ऊपर एक अच्छी बात नहीं है, ये उसको अपना कैश को मैनेज करना पड़ेगा। बच्चे ये एक मोर कंजर्वेटिव अप्रोच है एज कंपेयर टू क्विक रेशो इज कंजर्वेटिव देन द करंट रेशो, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विडिटी को कंसीडर करती है। राइट? मैंने आपको एक लास्ट बात बोली थी कि मैं आपके साथ कैश रेशो भी डिस्कस करूंगा। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखना कि क्या, आपको प्लीज समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। यहाँ थी करंट रेशो, ये थी क्विक रेशो, अब आएगी कैश रेशो। हम ये करंट रेशो सारी करंट असेट्स को कंसीडर कर रही थी, क्विक रेशियो सिर्फ क्विक असेट्स को कंसीडर कर रही थी। मतलब कंजर्वेटिज्म अप्रोच होता है कि हम सेफ गार्ड होके चल रहे हैं। ये आती है कैश रेशियो, बेटा ये और कंजर्व हो जाएगी। मतलब सर, मतलब ये और आइटम घटा देगी सर? मैंने कहा हाँ, इसका कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मतलब सर सिर्फ हम, मतलब ये तो सर आपने करंट असेट्स बताई थी हमको, राइट? ये आपने बताई थी क्विक असेट्स। सर इसमें से भी हम क्या सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ही कंसीडर करेंगे? हाँ बच्चे हाँ, आप सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ही कंसीडर करोगे। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, आप सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ही कंसीडर करोगे फॉर फाइंडिंग द रेशियो। सर बताओगे एक बार जरा कैसे? बच्चे ध्यान से देखना, इधर मैंने ये फॉर्मूला दिखाया था आपको क्विक रेशो का। करंट रेशो में हम सारी असेट्स को ले लेते हैं, क्विक में प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को नहीं लेते हैं। और कैश रेशो में क्या होगा, हम एक्रूड इनकम्स भी नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी नहीं लेंगे। हम ऐसा बोलते हैं भाई जो कैश है या कैश जैसा ही दिखता है सिर्फ वही लो हमको, तो बाकी नहीं चाहिए हमको। क्या पता आपकी एक्रूड इनकम आए ही ना, आपको मिले ही ना। क्या पता आपने जो पैसा दे रखा लोगों को उधार वो वापस ही ना आए। क्या पता सारे डेटर्स बैड डेट्स हो जाएं। क्या पता सारे बीआर बैड डेट्स हो जाएं। मैं कितना कितना सेफ होके, कितना सिक्योर होके चलना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि सिर्फ आपके पास जो कैश बैलेंस पड़ा है, जो बैंक बैलेंस पड़ा है, और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज पड़ी है, क्योंकि इसको तो कोई आने से रोक ही नहीं सकता। कैश है मेरी जेब में पड़ा है, कोई रोक ही नहीं सकता। बैंक में जाऊंगा पैसे निकलवाऊंगा, कोई रोक ही नहीं सकता। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, मैंने सेल करनी है, कोई पैसा आने से रोक ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं कैश रेशो। हम सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कंसीडर करते हैं फॉर पेइंग अवर करंट लायबिलिटीज। ये आपको पता होनी चाहिए। और कंजर्व हो गए हम सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही ले रहे हैं फॉर पेइंग अवर करंट लायबिलिटीज। सर इसकी आइडल रेशो क्या है? सर करंट रेशो आपने बताया था 2:1। सर क्विक रेशो आपने बताया था 1:1। सर कैश रेशो कितनी होती है बच्चे? ये होती है 0.5:1। मतलब अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपीज है और आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 भी है, तो भी इट इज अ वेरी गुड रेशो। इट इज अ वेरी गुड रेशो, क्योंकि आप देखिए ना, आप आधी लाइबिलिटीज अपनी सिर्फ अपने कैश से और कैश इक्विवेलेंट से ही पे कर पा रहे हैं। अभी तो डेटर्स पड़े हैं, अभी तो एक्रूड इनकम्स पड़ी हैं,
अभी तो ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हैं, अभी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़े हैं, अभी तो इन्वेंट्री पड़ी है, इनसे बेच के भी तो हम अभी पे करेंगे ना। ये तो हमने मान के चला कि इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा मुझको, इसीलिए मैंने ऐसा लिया। तो थैंक यू सो मच बच्चे। अब आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज़ इस टेबल को सामने रख लेना जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ताकि आप इजीली पिक एंड ड्रॉप कर सके कि क्या चीज़ आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स और करंट लायबिलिटीज़, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज़ में रखनी है, ताकि आप तीनों रेशियोज को अच्छे से कैलकुलेट कर सको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में।